हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 3। इसके 2 पार्ट्स हमने इसके पहले 2 वीडियोस में कवर किया है एंड आई होप कि वो आप लोगों को उतने क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर है। अब हम अपने 10th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 3 होगा, ठीक है। पार्ट 3 में भी हमारे पूरे जो सॉल्यूशंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो कंप्लीट नहीं होंगे। अभी हमारा पार्ट 4 भी आएगा। ओके, सो ये मत सोचना कि कोई भी क्वेश्चन स्किप हुआ है, हर एक क्वेश्चन कवर किया गया है, बस वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हर एक पार्ट को आप जो है पढ़ना जरूर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद आवर पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 10 से। What is the marginal propensity to import when m is equals to 60 plus 0.06y? Okay, और क्या बोला है? What is the relationship between the marginal propensity to import and the aggregate demand function? अब देखो, ये पर्टिकुलर जो है ये हमें फंक्शन गिवन है। किसका स्टूडेंट्स? ये गिवन है हमें इंपोर्ट का फंक्शन। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है अपने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन ओपन इकोनॉमी उस पर्टिकुलर टॉपिक में, जो कि हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पहले वाला टॉपिक था, ठीक है। तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि इसका मतलब क्या होता है। नाउ ये जो फंक्शन है ये कौन सा है हमारा? ये है हमारा इंपोर्ट का फंक्शन, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर हमारी इक्वेशन है या ये जो फंक्शन है उसमें एक टर्म आता है m, राइट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट हम किससे बताते हैं? स्मॉल m से बताते हैं। और इसे अगर मैं स्पेसिफाई करके लिखूं तो ये पर्टिकुलर हमारा फंक्शन बनता है, राइट। ऐसा फंक्शन बनता है हमारा m इज इक्वल्स टू m बार प्लस स्मॉल m बार। तो इसमें ये जो स्मॉल m है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। वही चीज हमसे पूछी गई है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट क्या है। तो क्या है स्टूडेंट्स इसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट? 0.06, राइट। यही आ रही है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू। देखो, वही आएगी हमारी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, ठीक है। तो आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है वो हमारी सिंपल हमें समझ में आ गया कि वो कितनी है? 0.06 है। अब हमें क्या बताना है? रिलेशनशिप बताना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है वो आने वाला है, ठीक है। तो देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंड ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी से हम क्या समझते हैं कि कुछ भी एडिशनल इनकम हो रही है तो आपकी टेंडेंसी क्या है, किससे रिलेटेड? यहाँ पर इंपोर्ट की मार्जिनल प्रोपेंसिटी देख रहे थे, तो इंपोर्ट से रिलेटेड कैसी किसी भी एक पर्सन की टेंडेंसी है कि अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसका कितना पोर्शन जो है वो इंपोर्ट के लिए जा रहा है, ठीक है। तो बस वही चीज जो है वो हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी। नाउ इट इज गिवन दैट m is equals to 60 plus 0.06y. Okay, therefore marginal propensity to import is equals to 0.06। मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारा marginal propensity to import है वो क्या आएगा? 0.06। It reflects induced imports, that is the part of the total import which is the function of income। ये induce का मतलब क्या होता है? induce and autonomous दो हमने टर्म्स पढ़े हैं अपने जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है उस पर्टिकुलर चैप्टर में, राइट। ऑटोनॉमस से हम क्या समझते थे? ऑटोनॉमस में मतलब कि इनकम लेवल से हमारा जो भी वेरिएबल है वो अफेक्ट नहीं होता है, वो कांस्टेंट चलता है, तो हम उसे ऑटोनॉमस बोलते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं इंड्यूस की, तो इंड्यूस में क्या बोला जाता है कि इनकम लेवल के साथ में चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट स्टूडेंट्स वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है इंड्यूस्ड इंपोर्ट्स, मतलब कि वो पार्ट इंपोर्ट्स का जो कि इनकम लेवल से अफेक्ट होता हो। ओके, आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। Since the marginal propensity to import negatively affects the aggregate demand function, when income increases, aggregate demand decreases। क्या हुआ? देखो, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है वो कैसे हमारे एग्रीगेट डिमांड को कैसे अफेक्ट कर रहा है? नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? आपके गुड्स की डिमांड, राइट। डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट डिमांड होती है।
अब अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट जो है वो गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, फॉरेन से आ रहे हैं। वो क्या हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं, नहीं, वो फॉरेन गुड्स हैं, राइट। अगर उनकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है कि जो हमारे कंट्री मेंबर्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग डोमेस्टिक गुड की प्रेफरेंस में अपने जो फॉरेन गुड्स हैं उन्हें रख रहे हैं, राइट। मतलब कि वो फॉरेन गुड्स के यूज से उनकी जो कंजम्पशन नीड्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं, एंड जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं उन्हें ज़्यादा कोई भी कंज्यूम नहीं कर रहा है, राइट। तो इंपोर्ट इंक्रीज हुए तो क्या डिक्रीज हुआ, एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज हुआ, राइट। अब यही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है, ठीक है। नेगेटिवली इफेक्ट मतलब कि इनमें इनवर्स रिलेशनशिप चलता है, ओके। दिस इज बिकॉज द एडिशनल इनकम इज स्पेंड ऑन फॉरेन गुड्स एंड नॉट ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ओके। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया, ओके। सो बहुत ही इजी सा जो था हमारा ये क्वेश्चन था, बस ये था कि इसे थोड़ा सा समझना था, राइट। देखो आप लोगों को भी पता है कि इंपोर्ट बढ़ने से फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ती है एंड अल्टीमेटली होना क्या है, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये जो है यही इसका क्या बनता है, रिलेशनशिप बनता है। आई होप स्टूडेंट्स की ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Why in the open economy autonomous expenditure multiplier is smaller than the closed economy one? देखो क्या क्वेश्चन है, दो इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि ओपन इकोनॉमी में जो आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो कम क्यों होता है, उसकी वैल्यू कम क्यों होती है एज कंपेयर टू क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। बस अब इसी का आंसर हमें बताना है। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आप आंसर में कुछ भी मिस्टेक कर दोगे और कुछ ब्लंडर सा कुछ भी लिख के आ जाओगे, राइट। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा। So in case of closed economy, equilibrium level of income is given by, अब देखो क्लोज्ड इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो निकालते हैं हम लोग जो है ये जो पर्टिकुलर हमारी इक्वेशंस हैं इनके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि ऑटोनॉमस मल्टीप्लायर जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी में उसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है एज कम्पेयर टू योर ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो क्या है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू सी प्लस सी वाई प्लस आई प्लस जी, राइट। ये जो सी वाई है ये क्या है, ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड योर इनकम, ठीक है। जो स्मॉल सी है वो उस चीज को डिफाइन कर रहा है। तो ये जो y के टर्म्स में उसे हम अपने y के पास में ले जाएं तो ये क्या हो गया, y माइनस सी वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से स्टूडेंट्स, इन दोनों में से हम y को कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो y 1 माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। और अगर मैं इसे अब ले आऊं अपने वापस राइट हैंड साइड पर तो क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी नो कि जब हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात कर रहे हैं तो ये जो हमने कंपोनेंट्स लिए कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब क्या है, ये सब है हमारे ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर्स, राइट। तो इन सब को हमने क्या माना, A1 माना है, ओके। और यहाँ पर फॉरेन सेक्टर को हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड क्यों नहीं किया, रीजन बीइंग कि ये जो है ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी में बाहर का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, राइट। तो जब फॉरेन सेक्टर इंटरवीन ही नहीं कर रहा है तो वो हमारे जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसमें भी इंक्लूड नहीं होने वाला है ना। इन सबको अगर हम A1 लिख दें तो ये C प्लस आई प्लस जी को सब्सटीट्यूट कर दिया A1 ने, तो क्या इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल्स टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी, ओके। इसे मैं ले जाऊं इस साइड तो ये क्या हुआ, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन A1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, या ये इक्वेशन जो है ये हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी में जो हमारा मल्टीप्लायर है वहां तक हमें पहुंचा दिया इसने, ठीक है।
अब अगर हम ओपन इकोनॉमी की बात करें स्टूडेंट्स, तो ओपन इकोनॉमी में क्या हो रहा है? सो इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू c प्लस cy प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m। देखो ये क्या लिया हमने, नेट एक्सपोर्ट लिया हमारा, और ये m माइनस एम वाई जो है ये क्या शो कर रहा है आपको, ये आपको आपका इंपोर्ट फंक्शन जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है या ये जो पर्टिकुलर है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को फाइंड आउट करना इन ओपन इकोनॉमी, ये हम लोगों ने पढ़ा है अपने ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमने स्टार्ट किए थे उसके पहले वाले हमारे वीडियो में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है। तो जैसे हमने अभी क्लोज्ड इकोनॉमी में किया कि जो वाई वाले वेरिएबल्स थे उन्हें एक साइड में ले लिया, वैसे ही हम इसमें करेंगे, इसे और इसे हम कहाँ ले जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, y माइनस सी वाई प्लस एम वाई। ओके, और बाकी की जो इक्वेशन है वो एज इट इज सेम ही है हमारी। अब इसमें भी हमने क्या लिया, y को लिया कॉमन, सो 1 माइनस सी प्लस एम इज इक्वल्स टू सी प्लस है, ये एज इट इज जो है वो वापस नीचे आ गया। ठीक है, नाउ वही चीज की ये इक्विलिब्रियम हो गया, सॉरी ये इनकम हो गई, और ये जो था इससे हम कहाँ ले आए, अपने डिनोमिनेटर में लिया है। नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये जो पूरी इक्वेशन है c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारा ऑटोनॉमस है सारे, राइट, सारे वेरिएबल्स ऑटोनॉमस है, तो इन्हें भी हम A2 मान सकते हैं, क्योंकि A1 तो हमारा क्या हो गया लास्ट वाली जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसमें, तो इसमें हम क्या ले ले, A2 ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर A2 इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, तो बस ये जो न्यूमरेटर है इसको पूरा किससे सब्स्टिट्यूट करा हमने, A2 से। So y is equals to A2 divided by 1 minus C plus M, और ये जो है इसे ले आओ अपने डिनोमिनेटर में, दोनों में अगर हम डेल्टा लगा दें तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन A2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस C प्लस M। ठीक है, आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। Now comparing equations 1 and 2, we can conclude that multiplier in an open economy is smaller than in the closed economy, as the denominator in the open economy is greater than the denominator in the closed economy, right? Now students, ये property आप लोगों को पता होगी कि अगर मेरे पास में दो equations हैं, 1 divided by 10 and 1 divided by 2, ठीक है, अगर ये दो इक्वेशंस है मेरे पास में, तो इसमें से छोटी, इसे अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो छोटा अमाउंट किस में आएगा, जिसकी जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो। ठीक है, डिवाइड करके बता देती हूँ, वैसे तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, बाकी अगर नहीं पता है तो पूरा आप लोगों को प्रैक्टिकली ये चीज शो कर देती हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, 0.1, राइट, एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 0.5। स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू है हमारी 0.1 वाली। इट मींस कि जिसका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो उसकी जो आप सॉल्व करोगे उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, कम आने वाली है। अब यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है एक हमारी, और जो हमने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी में देखी वो क्या इक्वेशन थी, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन A1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्लस एम, ये प्लस एम जो है वो आपके इस डिनोमिनेटर से इसे बड़ा बना देगा। वो एम अगर 1 2 कुछ भी है, लेकिन वो जो है वो आपके डिनोमिनेटर को ग्रेटर बनाएगा इस वाले डिनोमिनेटर से। तो जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो आपकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लोज्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में जो हमारी ओपन इकोनॉमी है उसमें जो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो स्मॉलर क्यों होता है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सो क्या है हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट द ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर विथ प्रोपोर्शनल टैक्सेस T is equals to TY instead of lump sum taxes as assumed in the text। ठीक है, नाउ ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है भाई, इसमें जो हमारा T है वो फाइंड आउट करना है, मतलब कि जो T है उसे TY लेना है और जो अपना ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सो इन केस ऑफ प्रपोर्शनल in case of the proportional tax, the equilibrium income would be y is equals to c plus c 1 minus ty plus i plus g plus, ये तो बाकी की इक्वेशन सेम है, वापस उतना रिपीट नहीं करूँ, जो आप लोगों ने इक्विलिब्रियम इनकम में पढ़ा है कि कैसे फाइंड आउट की जाती है वही है। नाउ जब हम इक्विलिब्रियम इनकम की बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें हमें, जब हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम पढ़ा था अंडर ओपन इकोनॉमी, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि टैक्सेस भी होते हैं, राइट। तो अगर टैक्सेस होते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है? तो अगर टैक्सेस होते हैं तो उसे हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो यही चीज जो है हमारे क्वेश्चन में बोली गई कि आपको क्या लेना है, आप लोगों को लेना है कि आपके जो टैक्सेस हैं वो कितने हैं, ठीक है। मतलब कि अगर जो टैक्सेस है अगर वो भी आपके दिख रहे हैं या वो भी आपकी इनकम से डिडक्ट हुए हैं, तो उसे भी आप क्या करते हो, अपनी कैलकुलेशन में लेते हो। तो यहाँ पर जो है हमने भी अपनी कैलकुलेशन में ली है, और जब हम टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं तो हम उसे इस पर्टिकुलर प्लेस पर लेते हैं, ठीक है। सो अब ये क्या हुआ, अब वापस वही चीज की जो y वाले टर्म्स वाले जो वेरिएबल है उनको अपन y के पास ले जाएं, और बाकी के जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एक ही साइड में रहने दें, ठीक है। सो ये है एक तो हमारा y, राइट। फिर सेकेंड y कहाँ है, तो ये है। बस इन दोनों को ले जाओ अपने लेफ्ट हैंड साइड पर। सो इसे अगर हम लेके आए तो y माइनस ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया, y माइनस सी 1 माइनस टी वाई प्लस एम वाई, ये इधर माइनस में है तो उधर कहाँ आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है। और बाकी की जो इक्वेशन है, बाकी के जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो एज इट इज आ गए हमारे c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करके, ठीक है। नाउ इसे अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, y 1 माइनस सी 1 माइनस टी, ओके, प्लस एम। देखो यहाँ से y हटा दिया हमने, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये जो y था वो हटा दिया, इसकी जगह पर हमने 1 ले लिया और इसका जो y था वो भी हटा दिया, ओके। तो अब ये एक जो है हमारा y एक कॉमन फैक्टर निकल गया, और बाकी को पूरे को हमने क्या लिख दिया, एक इक्वेशन में लिख दिया। अब इसे हम ले आए अपने राइट हैंड साइड पर, तो ये उस साइड मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी 1 माइनस वाई प्लस एम, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये सारे तो क्या है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर्स हैं, तो हमने इसे क्या ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर विथ प्रोपोर्शनल टैक्सेस वुड बी, इस पूरी की जगह पे हमने ले लिया ए, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी 1 माइनस वाई प्लस एम, ठीक है। अब बस वही सेम चीज, ये जो y अपने न्यूमरेटर में इसे डिनोमिनेटर में ले जाओ और चेंज लगा दो, ठीक है, मतलब कि डेल्टा लगा दो। सो ये क्या आ गया, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन a इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी 1 माइनस टी प्लस एम, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर प्रोपोर्शनेट टैक्सेस जो है, प्रोपोर्शनल टैक्सेस जो हैं वो भी हमें अपनी जो कैलकुलेशन है उसमें अगर लेना होता है, या प्रोपोर्शनल टैक्सेस भी हमें इंक्लूड करना होता है जब हम अपना ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर फाइंड आउट करते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी आने वाली है, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगी। देखो बिना प्रोपोर्शनल टैक्सेस के तो क्लियर थी ही, अब प्रोपोर्शनल टैक्सेस के साथ में भी क्लियर होगी, आई होप सो, ठीक है। देखो कुछ भी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था, बस आप लोगों को एक जो 1 माइनस टी था वो ऐड करना था, ओके। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सपोज c इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 YD, ये YD के बीच में स्पेस नहीं आएगा, दोनों जो है वो एक साथ में आएंगे, ठीक है। YD क्या बताता है, ये हमें शो करता है डिस्पोजेबल इनकम, D का मतलब हो गया डिस्पोजेबल, Y का मतलब आप लोगों को पता ही है कि इनकम होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में जो C है वो गिवन है 40 प्लस 0.8 YD, ठीक है। T गिवन है, T का मतलब क्या हो गया, T का मतलब हो गया हमारे टैक्सेस, सो T इज इक्वल्स टू 50, I that is investment is equals to 60, G that is government expenditure is 40 and export is 90, import is what 50 plus 0.05y, ठीक है, ये 50 plus 0.05y, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस, ये सारे जो वैल्यूज हैं वो गिवन है।
अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये तीनों चीजें क्या क्या है देख लेते हैं। फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम, find the net export balance at equilibrium income, and what happens to equilibrium income and the net export balance when government purchases increases from 40 to 50। तीन पर्टिकुलर इक्वेशंस, तीन पर्टिकुलर क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लें अपना इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है। इक्विलिब्रियम इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ भी चुके हैं, और अभी जस्ट इसके पहले जो है, इसके पहले वाले हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। तो बस वैसे ही फाइंड आउट कर लो। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। y इज इक्वल्स टू सी प्लस सी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम वाई, ठीक है। सारी जो वैल्यूज हैं उन्हें पुट कर देंगे, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं ना, y इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस एम। इतने पूरे को जो है फाइंड आउट करने की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं। ये पूरा हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो यही पर्टिकुलर इक्वेशन बनती है। इस चीज से आप लोग भी बहुत ही अच्छे से जो हो फेमिलियर हो, राइट, कि इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वही एक छोटी वाली जो इक्वेशन है वो बनने वाली, ठीक है। सो वेयर a इज इक्वल्स टू, इस a की क्या वैल्यूज है, c माइनस सी टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये सी टी जो है इसमें स्मॉल सी होगा स्टूडेंट्स, वो मिस्टेक हो जाती है। ये स्मॉल टी और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पर सी टी बता रहा है, ठीक है। सो अब बस इसे सॉल्व कर दो। तो ये पूरी इक्वेशन एक ही जगह पे ये लिख दिया, और ये जो है हमारे सारी जो पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है वो सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो जब वैल्यूज को पुट किया है, सारी चीजें गिवन है, तो कुछ भी फाइंड आउट करने वाला तो है नहीं। तो ये पर्टिकुलर जो है ऐसी हमारे पास में इक्वेशन दिखने वाली है, और इसे और सॉल्व करते जाओ स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगी। देखो मैं सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये चीज आप लोग भी इजीली कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हेयर हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पर जल्दी जल्दी चले जाएं, इसलिए यहाँ पर मैं पूरा एक एक जो प्लस माइनस है वो करके नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो जब आपने इसे सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो आपके पास में ये पर्टिकुलर वैल्यू आई 140 डिवाइडेड बाय 0.25। अब ये जो है पॉइंट में था, डेसिमल था, तो ये यहाँ आ गया 140 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसे सॉल्व करो, आंसर कितना आया 560 क्या है स्टूडेंट्स, 560 आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, ओके बिल्कुल हो गया। तो आपका जो 560 है वो आ गई आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट क्या था, नेट एक्सपोर्ट्स आप लोगों को फाइंड करना है एट इक्विलिब्रियम लेवल। तो देखो नेट एक्सपोर्ट्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्सपोर्ट्स गिवन है कितने 90, और इंपोर्ट्स कितने गिवन है 50 माइनस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 560, राइट। ये पर्टिकुलर इक्वेशन होती है ना हमारे इंपोर्ट की। तो बस इंपोर्ट में ये जो y था, अब हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल गई है, तो इस y को हमने क्या किया 560 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब आपने इसे इतने पोर्शन को सॉल्व किया तो आपके पास में इससे जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास में क्या आया 28, और 90 माइनस 50 कितना होता है 40। सो 40 माइनस 28 दैट इज 12 इज योर नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो आई होप कि जो नेट एक्सपोर्ट्स है ये कंसेप्ट भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। अब जो सी पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें बताना है कि अगर आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है वो अगर चेंज हो जाए 40 से 50 पर, तो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल, आपकी इक्विलिब्रियम इनकम लेवल क्या होने वाली है। तो देखो वापस वही सब कंसेप्ट है, बस चेंजेस ये आ जाएंगे कि ये जो है ये चेंज हो जाएगा, राइट। देखो यहां तक तो ये जो आपका है ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 50, राइट, बिकॉज वही चीज हुई है कि वो 40 से 50 पर चेंज हुआ है। देखो यहाँ पर जो है 40 से 50 पर गया है, तो आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर हमने लिया था 40, वो अब जब हम सी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व कर दो इस 50 के साथ में, तो क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को पुट किया, इसे हमने सॉल्व किया, उसके बाद में इसे सॉल्व किया, और जो आंसर आया वो कितना आया 600। मतलब कि आपकी जो इक्विलिब्रियम इनकम आई है वो क्या आई है 600 आई है। अब इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इनकम पर जो आपके नेट एक्सपोर्ट्स होंगे वो कितने होंगे वो भी फाइंड आउट करना है हमें।
में। तो जैसे अभी जो बी वाले पार्ट में हमने किया था वही सेम यहाँ पे करेंगे। nx इज इक्वल्स टू x माइनस m वाई, दैट इज 90 माइनस 50 प्लस 0.05 इंटू 600। ठीक है, इसको हमने किया मल्टीप्लाई तो आया 30 और इन दोनों को माइनस करके इतना आया 40। सो 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10। आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। और ये जो पर्टिकुलर हमने अभी जितने भी क्वेश्चंस किए सारे अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मतलब कि जो पार्ट 3 है अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, उसमें भी आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 4। ठीक है, आई होप कि अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू।